Good morning, students. संजीव वार्ष्णेय फ्रॉम सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक इससे पहले पढ़ चुके हैं आप। दोनों में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पढ़ा था हमने उसमें था चार्जेस एट रेस्ट। जब हमने पढ़ा था चार्जेस एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट में थे उसमें, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, गॉस थ्योरम पढ़ा था। अब पढ़ने आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज इन मोशन। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ पर चार्ज आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। अगले जो चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वहां पर पढ़ेंगे चार्ज इज मूविंग विद एक्सेलरेशन, तो फिर मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी है, तो चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, जो आप जानते हैं अच्छे से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। ये कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, इसमें से डेल्टा क्यू चार्ज अगर डेल्टा टी टाइम में फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे एवरेज करंट। ऑन एन एवरेज कितनी करंट डेवलप हुई? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है उसी पर्टिकुलर सेकंड पर, किसी एक पर्टिकुलर सेकंड पर कितनी करंट आएगी, तो यू ऑल नो 11th क्लास में पढ़ रखा है, डेल्टा की जगह टी से रिप्लेस कर देंगे, इट विल बी dq by dt, दैट इज चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकंड एट ए पर्टिकुलर सेकंड, तो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट यहां देखिए, चार्ज कूलम पर सेकंड, दैट इज एम्पियर, कूलम पर सेकंड, दैट इज एम्पियर। ये बेसिक यूनिट है, 11th में पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट। टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये जो चार्ज कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं ये कितनी तरह के हो सकते हैं, तो आपने पढ़ रखे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, कंडक्टर में कौन फ्लो करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट, CuSO4, H2SO4, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के आयन होते हैं। फिर आएंगे पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन इन डिस्चार्ज ट्यूब, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कैथोड ट्यूब, ठीक है, वहां पर डिस्चार्ज ट्यूब में दोनों तरह के फिर से आयन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। एंड इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों तरह के चार्ज कैरियर होते हैं जो करंट को बनाते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा? हाउ द करंट इज फॉर्म, करंट कैसे बनती है। अगर चार्ज एट रेस्ट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जैसे अब आप लोग लॉक है घर में, तो आप एट रेस्ट है, रेस्ट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और जब आप बाहर जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो फिर करंट फ्लो होने लगता है, तो फिर करंट बनेगा। ऐसे चार्ज के फ्लो को हम क्या करते हैं? करंट कहते हैं, ठीक है। अगर डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो कर रहा है तो इसे एवरेज करंट कहेंगे, और एक पर्टिकुलर सेकंड पर अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसे इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ करंट कूलम पर सेकंड, दैट इज एम्पियर। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अराइज होने जा रहे हैं, वो चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, डिसाइड करते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द करंट। करंट की नेचर क्या है? करंट स्केलर है या फिर वेक्टर है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कोशिश करेंगे। करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ है, इस हिसाब से तो आपका वेक्टर होना चाहिए, लेकिन इट्स रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? बट इट इज स्केलर क्वांटिटी। अगर आपके ऑप्शन में स्केलर, वेक्टर, नन या बोथ हो तो आप स्केलर पे लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें इसे तो टेंसर है। टेंसर क्या होते हैं? प्रेशर, प्रेशर भी आप स्केलर लिखते हैं लेकिन वो टेंसर है। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट भी टेंसर है, लेकिन अगर ऑप्शन में स्केलर हो तो स्केलर। आपके लेवल पर, 12th लेवल पर आप स्केलर ही जानिए,
टेंसर वो होते हैं जो डायरेक्शन के साथ अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर ले, तो प्रेशर कर लेता था, करंट भी करेगा। तो ये स्केलर क्यों है? क्योंकि एज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। फॉर एन एग्जांपल, दो कंडक्टर लीजिए, एक 2 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, एक 3 एम्पियर, और दोनों 90 डिग्री एंगल पर है। तो अगर तीसरा कंडक्टर इससे ज्वाइन कर दूं तो उसमें कितने एम्पियर करंट जाएगी? 2 + 3 दैट इज 5 एम्पियर। लेकिन अगर ये वेक्टर होता तो वेक्टर के हिसाब से कितनी जाती? √2² + 3² दैट इज √13 एम्पियर। इट इज नॉट द केस, ऐसा नहीं है। तो ये करंट डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये लॉस को फॉलो नहीं करता वेक्टर एडिशन को, इसीलिए हम इसे क्या मानते हैं? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप दोबारा देखिए इसको, अगर दो कंडक्टर 90 डिग्री पर है, एक में 3 एम्पियर करंट जंक्शन की तरफ जा रही है, जोड़ की तरफ, और 2 एम्पियर करंट बाहर आ रही है, तो इसमें जो तीसरा जो कंडक्टर लगाएंगे, 3 अंदर की तरफ जा रही है, 2 उसमें से बाहर आ रही है, तो 1 एम्पियर करंट बची। तो यानी कि ये वेक्टर लॉ को वेक्टर लॉ से प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ये सिंपल अलजेब्रिक सम हो रहा है, इसीलिए हम इसे स्केलर कह रहे हैं। एक्चुअल में जो डायरेक्शन होती है करंट की, वो कैसे डिसाइड होती है? अगर +Q चार्ज जिधर जा रहा है, फ्लो कर रहा है, करंट भी उसी डायरेक्शन में आएगी, और अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है जिधर, करंट उसके अपोजिट आती है। तो करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं कन्वेंशनली इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी कि करंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? ΔQ/ΔT, और Q इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं। चार्ज फ्लोइंग क्या होता है? Ne। N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बेसिक चार्ज। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, ΔQ को क्या लिख सकता हूं? Ne। अब N क्या हो सकते हैं? करंट पॉजिटिव चार्ज से भी बन सकती है और नेगेटिव, और जैसे कि हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोलाइट में दोनों तरह के चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव नेगेटिव, और डिस्चार्ज ट्यूब में भी दोनों तरह के चार्ज कैरियर है, और सेमीकंडक्टर में भी 2 तरह के चार्ज कैरियर। तो टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे? N पॉजिटिव N नेगेटिव का सम या डिफरेंस, N × E/T या ΔT, टाइम, कितना टाइम लगा। अब ये क्या चक्कर है, एक बार पॉजिटिव लिखा है, एक बार नेगेटिव लिखा है, तो वो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करेंगे। मतलब अगर दोनों तरह के चार्ज कैरियर है और करंट की डायरेक्शन एक ही तरफ आ रही है उनसे, तो प्लस लेंगे यहाँ पर, और अगर दोनों तरह के चार्ज कैरियर से करंट अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है तो फिर माइनस लेंगे। समझ में आया कैसे? ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है? अगर दोनों तरह के चार्ज कैरियर है और करंट दोनों तरह के चार्ज कैरियर से एक ही डायरेक्शन में बन रही है, वो कैसे डिसाइड करते हैं? प्लस की तरफ होती है करंट और माइनस के अपोजिट। अगर करंट एक ही तरफ जा रही है दोनों तरह के चार्ज कैरियर से, तो प्लस लीजिए, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो नेगेटिव लेंगे। अब अगर एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, फॉर 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। अगर किसी क्रॉस सेक्शन से या किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो कितने चार्ज कैरियर चलाने पड़ेंगे आपको? तो I = होता है ΔQ/ΔT, यानी कि 1 एम्पियर करंट I = Ne। N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, और E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो N मान लेते हैं, एक ही तरह के चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन, N और × E पता ही है, और 1 सेकंड में चाहिए 1 एम्पियर करंट, तो N की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएंगे 6.28 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में अगर 6.2528 या 25 जो भी कैलकुलेशन है × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो करे किसी क्रॉस सेक्शन से, तो वहां क्रॉस सेक्शन में 1 एम्पियर करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगी। अब आगे बात कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन दे रखा है, Q = T² + 4T + 5। ये बायो वाले थोड़े ध्यान दें, जो चार्ज है वो टाइम का पॉलिनोमियल है, इतने कूलम दे रखा है। तो आपसे पूछा है फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम 2 सेकंड। इंस्टेंटेनियस करंट आपको बताया था dQ/dt, तो Q की वैल्यू रखिए बाय dt, डिफरेंशियल के लिए t² का 2t, 4t का 4, 5 कांस्टेंट है 0।
कितने टाइम पर चाहिए, 2 सेकंड, तो टाइम की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 8 एम्पियर इंस्टेंटेनियस करंट आपके पास आ गई। तो ये इस तरह से आपने देखा करंट के बारे में हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको अगर आपको आई और टी में ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछते हैं वो कि आपको चार्ज बताना कितना है इस ग्राफ से, तो कोई भी वैल्यू गिवन हो, आई टी ग्राफ है, तो आपको पता होना चाहिए क्या बताया गया था आपको, आई एवरेज कितनी बताई थी, डी क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो फिर यहां से आपके पास डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, आई एवरेज इंटू डेल्टा टी, यानी आई इंटू डेल्टा टी, यानी दोनों का क्या आ रहा है प्रोडक्ट। और ग्राफ में जब दोनों एक्स और वाई एक्सिस का प्रोडक्ट आता है तो क्या निकालेंगे, इसका एरिया। तो एरिया विल बी द चार्ज। तो अगर आईटी ग्राफ ड्रॉ कर रखा हो उसने और चार्ज पूछे तो आप उसका एरिया निकालकर जवाब दे देंगे। अगला क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस की ऑर्बिट में v वेलोसिटी से। ये इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस में, एटम में पॉजिटिव न्यूक्लियस पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मूविंग हो गया, तो फिर ये करंट बनाएगा। तो कितना करंट बनाएगा, करंट प्रोड्यूस बाय 1 रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो चेक करके देखते हैं कितना करंट बनेगी इससे। तो आपको बताइए आई एवरेज का क्या फॉर्मूला बताया गया, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल्स टू क्या बताया, एन इंटू ई डेल्टा टी। अब ये दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा एक रिवॉल्यूशन में, 2 पाई आर अपॉन कितनी स्पीड है v। तो आप ये रख देंगे 2 पाई आर अपॉन वी, और कितने इलेक्ट्रॉन है एक, तो कितना आ गया ये ev अपॉन 2 पाई आर एम्पियर आ गया। या तो ऐसे करेंगे सॉल्व, या दूसरा तरीका भी है अगर आपके पास, वो ये है I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल्स टू n1 है e, डेल्टा टी एक चक्कर के टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, और 1 अपॉन टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ रखी है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, तो 1 अपॉन टाइम को क्या भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आया है हमारे। आप बात कर रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वापस चलते हैं और जरा कंडक्टर के अंदर की बात करते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या था हमारे पास, कंडक्टर्स के अंदर की इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हमारे पास ये कंडक्टर था, और याद करें अगर हमने इसे एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया था, तो याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है जब इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। तो इंड्यूस का मतलब चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस तरह से होगा कि जो इंड्यूस चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के इक्विवेलेंट अपोजिट आता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में कितना हो जाता था, 0 हो जाता था। तो याद करिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, एक्सटर्नल फील्ड में अगर कंडक्टर है तो आपके पास इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो
क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये कैसा एंड हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट, इसीलिए तो नेट फील्ड कितना होता था, कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होता था। आइसोलेटेड कंडक्टर है, कोई एक्सटर्नल, हमने सिर्फ एक्सटर्नल फील्ड में रखा, कोई बैटरी नहीं कनेक्ट करी है इसके। तो ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो क्या इसके अंदर जो चार्ज कैरियर है वो मूव कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं। तो अभी उसी चीज को देखने की कोशिश करते हैं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं एक कंडक्टर की बात करता हूं और उस कंडक्टर में अगर देखते हैं, कंडक्टर में क्या होते हैं हमारे पास, आपको भी जानकारी है, कंडक्टर में कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या रेस्ट पर रहते हैं, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन फ्री ये चल रहे, दे आर इन रैंडम मोशन। इनमें एनर्जी कहां से आई रैंडम मोशन के लिए, इनमें एनर्जी थर्मल, रूम टेम्परेचर। ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर आर इन random motion due to thermal energy. That is temperature. टेम्परेचर की वजह से इनमें क्या हो रहा है, आपके पास थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन में, जैसे गैस के मॉलिक्यूल करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिगजैग रैंडम मोशन में रहते हैं, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी रूम टेम्परेचर की वजह से क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन में। रैंडम मोशन का मतलब है इधर जाएंगे, टकराएंगे, टकराकर अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, किससे टकराएंगे, पॉजिटिव आयन से या फिर अपने जैसे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, और ये जिगजैग मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये जिगजैग मोशन कर रहे हैं, तो इनका जो थर्मल वेलोसिटी आएगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0। अब मैंने यहां क्या लिखा है, ये बात ध्यान रखिएगा, थर्मल वेलोसिटी लिखी है एवरेज, मतलब मान लीजिए इसमें n इलेक्ट्रॉन है तो पहले की U1, यहां वेक्टर लगाना बहुत कंपलसरी है, प्लस U2, लास्ट में UN डिवाइड बाय n, कितना आ गया ये 0। एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन 0 आ गई, सभी इलेक्ट्रॉन का ऑन एन एवरेज देखें तो थर्मल वेलोसिटी 0 आ गई है इनकी, क्योंकि रैंडम मोशन है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि चल रहे हैं और वापस आ जाएंगे वहीं पर, टकरा टकरा कर रैंडम मोशन है, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0। लेकिन एवरेज थर्मल स्पीड की बात करूं, स्पीड, स्पीड तो जानते हैं आप, इसमें डायरेक्शन नहीं लेते, तो वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड होती है इनकी एवरेज थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। एवरेज थर्मल स्पीड 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी है इनकी, 0 है। सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। और ये किस वजह से आई है, क्योंकि आपके पास थर्मल एनर्जी है, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की वजह से, रूम टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री सेल्सियस की वजह से है, ठीक है। अब अगर मैं पाथ पूछूं आपसे, इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है, तो आप क्या बताएंगे, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात कर रहे हैं पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में बात कर रहे हैं हम। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या रहेगा, रास्ता क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है। तो अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे पॉजिटिव आयन से, फिर इधर मुड़ जाएंगे, फिर टकराएंगे किसी और इलेक्ट्रॉन से, फिर किसी आयन से टकराएंगे। तो देख रहे हैं आप, इनका पाथ क्या है, जिगजैग है, जिगजैग है, रैंडम है, लेकिन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है इनका, इनका स्ट्रेट लाइन है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। नहीं लगा है, जिगजैग रैंडम, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए ऐसे 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 स्ट्रेट लाइन है जिगजैग रैंडम लेकिन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, किस वजह से है, ड्यू टू द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की वजह से रही ये बात। अब बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर मैंने इन करंट, और अब बात कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप ध्यान से देखिएगा जरा। ये हमारे पास कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या करा, एक बैटरी लगा दी। अब ये आइसोलेटेड नहीं रहा, हमने एक बैटरी लगा दी है इसके अक्रॉस V वोल्ट की, ठीक है। बैटरी लगाने से ये एंड पॉजिटिव हो गया और ये एंड नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अगर इसे मैं 0 वोल्ट मान के चलता हूं तो ये इसका वोल्ट कितना हो गया, V वोल्ट हो गया। ये हायर वोल्ट हो गया, नेगेटिव नेगेटिव है तो ये लो वोल्ट हो गया, और ये V पॉजिटिव है, ये एंड, तो ये हायर वोल्ट पर हो गया, V वोल्ट पर हो गया, ठीक है। ये बैटरी लगाने से क्या होता है, बैटरी क्या करती है, बैटरी इसके अंदर जो चार्ज है उन चार्ज को एनर्जी सप्लाई करती है। ये बैटरी क्या करती है, उन चार्ज को एनर्जी सप्लाई करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक याद करिए, हमने पढ़ा था, अगर Q चार्ज V वोल्ट दे दे तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, कितनी एनर्जी आ जाती है, Q into V। किसी चार्ज Q को V वोल्ट देने से उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो टकरा रहे हैं, किससे टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर है नेगेटिव तो वो किस तरफ भागेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि इनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं, क्योंकि सब पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, अगर Q चार्ज E फील्ड में है तो उस पर क्या लगता है, फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगता है फील्ड की तरफ, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट। ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स फील्ड की तरफ ही लगेगा QE, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, प्लस से माइनस, तो इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट, अपोजिट टू द फील्ड। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ये बात सच है। लेकिन फोर्स लगने से एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो आपका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन है। जबकि हमने पढ़ा करंट किसकी वजह से होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपको बता दूं कि ये मिथ है, ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है भाई। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो यहां सामने क्या भी होंगे, पॉजिटिव आयन, ये आएंगे, फोर्स लगेगी, बढ़ेगी वेलोसिटी, ठीक है, बात मान रहे हैं आपकी। लेकिन ये टकराएंगे, टकराएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी 0, रेस्ट पर आ जाएंगे, फिर एक्सेलरेट होंगे, फिर रेस्ट पर आ जाएंगे। इनमें क्या है, लाखों, मिलियंस, बिलियंस इलेक्ट्रॉन है। मान लेता हूं ये कॉपर का कंडक्टर है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी होगा, लाखों, मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे फ्री होते हैं, आयन से, पॉजिटिव आयन। तो वो पॉजिटिव आयन भी होंगे,
आयन मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो आयन जब मूव, आयन तो रेस्ट पर है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनसे टकराएंगे, और जब ये टकराएंगे तो जैसे ही एक्सेलरेट होंगे टकराकर फिर जीरो रेस्ट पर फिर बढ़ने की कोशिश करेंगे, जब तक यहां नहीं आ जाए पॉजिटिव तब तक ऐसे ही होगा। लेकिन ऑन एन एवरेज इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जीरो से स्टार्ट करे, एक्सेलरेट हुए थोड़ी देर के लिए, लेकिन टकरा गए, टकराकर फिर वेलोसिटी जीरो, फिर बढ़ेंगे, फिर टकराएंगे। तो ऐसे ही करेंगे तो इसका मतलब इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी फिर घट जाएगी, और घटकर फिर क्या हो जाएगी, ऑन एन एवरेज कांस्टेंट हो जाएगी। तो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर बात करूं मैं तो इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स with which they move towards positive end of conductor in external field। ठीक है ना? आप ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं हो रहे, एक्सेलरेट हो रहे हैं लेकिन ये टकरा जाते हैं, और फाइनली अगर देखें तो इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था, एक आपके विस्कस मीडियम में कोई बॉडी गिर रही है तो शुरू में तो वो एक्सेलरेट होगी, फिर दो फोर्स उस पर काम करते हैं, विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट, वो दोनों उस के वेट को क्या कर लेते हैं, बैलेंस, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपके पास, जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे, अब दिखाता हूं पिक्चर में। ये इलेक्ट्रॉन चला, ये यहां टकराया, इससे टकराया, टकराकर अभी ये u वेलोसिटी से था थर्मल, लेकिन अब टकराने के बाद स्पीड बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी इसमें v, वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेट होगा, लेकिन यहां फिर टकरा जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये चलेगा, फिर इधर जाएगा। तो एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट कुल इतना सा ही हुआ। ठीक है, तो जब प्रेजेंस रहेगी तो ये किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बैटरी लगा दी तो एक्सेलरेट होगा फॉर सम टाइम, वो टाइम बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबने पढ़ा होगा। इट इज द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। It is the time interval between two successive collision। इलेक्ट्रॉन जाएगा, टकराएगा किसी आयन से, फिर एक्सेलरेट होगा और फिर टकरा जाएगा, तो दो लगातार टक्कर के बीच का जो टाइम होता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, टाउ कहते हैं। ये हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा, जितने इलेक्ट्रॉन है सभी के लिए ये अलग अलग होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगा। तो ये रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ। ये क्या होता है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और ये जो जितना ये चलेगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन उसे मीन फ्री पाथ कहते हैं। ये भी आपने पढ़ रखा है, मीन फ्री पाथ लैम्डा। क्या है ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड between two successive collision। ठीक है, तो अब फिर से देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, थर्मल वेलोसिटी से चल रहे थे, ऑन एन एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 थी। जब बैटरी लगा दी तो इन पर फोर्स लगा, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेट हुए, लेकिन वो टक्कर के बीच में
थोड़ी सी टाइम के लिए एक्सेलरेट होते हैं, टक्कर लगा के फिर वेलोसिटी जीरो, यानी कि ऑन एन एवरेज सारे इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें सीखनी है आपको। रिलैक्सेशन टाइम सीखा आपने, फिर आपने सीखा मीन फ्री पाथ। अब एक्सेलरेशन कोई बताएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला F अपॉन m। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स का क्या फॉर्मूला था, याद है? फोर्स का फॉर्मूला QE। Q कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे? माइनस। ये एक्सेलरेशन होगा, ये हर इलेक्ट्रॉन पर सेम होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर है और कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक ही वोल्ट लगाया, सेम वोल्ट है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पर सेम एक्सेलरेशन होगा। अब बात करते हैं कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसके एक एक पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूं और वन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं, कितनी स्पीड से चल रहा था ये U1 थर्मल स्पीड। लेकिन जैसे ही मैंने ये बैटरी लगाई, इसमें क्या आ गई? वेलोसिटी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? V1। इसकी वेलोसिटी हो गई U, पहले थी थर्मल प्लस AT, V इज टू U प्लस AT। U थर्मल वेलोसिटी थी, A एक्सेलरेशन आ गया, T टाइम है, टाइम मतलब रिलैक्सेशन टाइम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। सिमिलरली फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलते जाइए, N इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेशन सबका सेम है, सबको सेम लगेगा, थर्मल स्पीड सबकी अलग अलग थी, वेलोसिटी सबकी अलग अलग हो गई, एक्सेलरेशन सेम है, टाइम इंटरवल सबका अलग अलग है। अब आपको याद हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का किस तरह से एक्सप्रेशन है? व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? v1 प्लस v2 प्लस vn, इट इज द एवरेज ऑफ ऑल वेलोसिटी, सारी वेलोसिटी का एवरेज। तो vd कितना आ गया आपका? v1 कितना है आपके पास? u प्लस a टाउ, u प्लस a टाउ, u प्लस a टाउ डिवाइड बाई n। v1 v2 vn की वैल्यू रख दी आपने। अब इसे सॉल्व करिए, vd कितना आ गया? u को एक साथ लिखिए, u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइड बाई n प्लस ये u1 u2 un डिवाइड बाई n, a सब में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ n डिवाइड बाई n। ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी हो जाती है आपके पास? 0 प्लस a, ये टाउ 1 से टाउ n डिवाइड बाई n, ये टाउ हो गई। ये क्या हो गया? मीन रिलैक्सेशन टाइम, सबका एवरेज, ये सब जितने इलेक्ट्रॉन है सबका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, टाउ मान लेते हैं इसे। तो ये vd की वैल्यू आ गई। अब आपको बताइए a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू रखते ही आपके पास vd कितना आ गया भाई? a की वैल्यू हो गई माइनस e अपॉन m टाउ। ये आ गया एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी ये 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का इसका